हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो हम लोग बीपीएससी का करंट अफेयर की सीरीज शुरू किए हैं, उसमें आज दूसरे सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग दूसरे सीरीज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसरो के पूर्व प्रमुख की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। इस समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? इसका आंसर होगा के कस्तूरी रंगन। दो प्रश्न इससे बन रहा है। के कस्तूरी रंगन क्या रहे हैं? पूर्व इसरो के प्रमुख, इसरो के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसने जो रिकमेंडेशन दिया उसी के आधार पर नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। शिक्षा नीति से इस बार क्वेश्चन आ सकता है प्री में भी, और कहीं कहीं मेंस है तो वहां भी आ सकता है। तो शिक्षा नीति पर पूरे 25 क्वेश्चन का एक सेट हम अलग से आपको करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके टेंशन न लें, एक 25 क्वेश्चन का पूरा सीरीज ही करा देंगे ताकि शिक्षा नीति से कोई सवाल आपका ना छूटे। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। नए बजट के अनुसार कितने लाख रुपए तक की वार्षिक आय होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा? इसका आंसर होगा 5 लाख। 5 लाख रुपए तक का अगर व्यक्तिगत आय आपका है वार्षिक तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मैंग्रोव वनों में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? इसका आंसर होगा 54 वर्ग किलोमीटर, 54 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। मैंग्रोव वनों में इतना वृद्धि की हुआ है। टोटल मैंग्रोव बने नहीं है, मैंग्रोव वनों में इतना वृद्धि हुआ है, याद रखिएगा। मैं इसे बता दूं, इससे जानकारी, वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। जैसे पिछले 2017 में जारी हुआ था, इस बार 2019 में जारी हुआ, अगला 2021 में जारी होगा। हर एक 2 वर्ष पे जारी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। कितने वर्ष पे जारी किया जाता है? तो 2 वर्ष पे। ये भी प्रश्न आ सकता है। जारी कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण, यानी ये जारी करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में है। उसी के द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट को जारी किया जाता है हर एक 2 वर्ष पर। मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन उसे कहा जाता है जो मुख्यतः समुद्र के किनारे, समुद्र तटीय क्षेत्रों में या नदी के डेल्टाई प्रदेशों में जो वन पाया जाता है उसे मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता होती है कि इसमें जितने भी पौधे हैं उनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं, अंदर तक होती हैं, जल्दी उखड़ता नहीं है, और ये काफी लचीली होती हैं, मजबूत होती हैं। इसलिए विद्वानों का मानना है कि कई किलोमीटर की मोटाई में समुद्र किनारे मैंग्रोव वनों को लगा दिया जाए तो सुनामी की जो लहरें आती है उसे वो रोक देगी, और रोकने के बाद उसे क्या करेगी कि आपको मानव को होने वाली जो क्षतियां हैं उसको बचा पाएंगी। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? विद्वानों की सलाह लोग मानते कहाँ हैं? अगर मानते तो प्राकृतिक आपदाएं उतना ज्यादा नुकसान नहीं करती जितना नुकसान हमें हो जाता है। किसी ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा अपने आप में जितना खतरनाक नहीं होती उससे ज्यादा मानव की एक्टिविटी खतरनाक होता है। तो ध्यान रखने की जरूरत है। मैंग्रोव वन अगर लगा दिया जाए तो सुनामी जैसी आपदा से काफी रुकावट हो सकता है। वैसे बता दूं आपको कि मैंग्रोव वन का सबसे ज्यादा विस्तार गुजरात में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। तो प्रथम स्थान मैंग्रोव वनों के विस्तार में किसका मानेंगे आप? गुजरात। और दूसरे नंबर पर कौन है? बंगाल। याद रखिएगा इसको। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2019 के जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार कुल वन और कुल वृक्ष, कुल वन और कुल वृक्ष दोनों मिलाकर टोटल वन और वृक्ष, वन में सब कुछ आ जाता है जिसमें घास, वृक्ष, पेड़ पौधा सब आ जाता है। अब वृक्ष में केवल बड़े बड़े पेड़ आते हैं। तो इन सब को मिला लिया जाए, टोटल हरियाली पूछा जाए, मिला लिया जाए तो उसका आंसर होगा 24.5 है। इस बार का जो प्रतिशत है 24.56% पर वन भारत में मिलता है। यह आंकड़ा आपको याद रखना बिल्कुल जरूरी है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन मिलता है? तो मध्य प्रदेश में। ये पहले से भी है, पिछले साल भी यही आंकड़ा था, यही डाटा था, इस बार भी यही डाटा है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से वनों का विस्तार पूछा जाए सबसे अधिक तो एमपी। अगला प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, प्रतिशत के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? तो ये मिजोरम में है। तो परसेंटेज में पूछा जाए तो मिजोरम, पिछले बार भी मिजोरम ही था, इस बार भी मिजोरम है। 17 वाले में एरिया में भी मध्य प्रदेश था, इस बार भी मध्य प्रदेश है। तो क्षेत्रफल में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, और प्रतिशत में पूछा जाए तो मिजोरम। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कोविड-19 के मद्देनजर बिहार सरकार के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो यह है संजीवनी ऐप। बिहार का परीक्षा देने जा रहे हैं तो बिहार पीसीएस है तो भैया तो बिहार से जानकारी पूछेगा आपसे। तो कोविड-19 तो वैसे ही महत्वपूर्ण है, वो भी बिहार की जानकारी है। तो बिहार सरकार ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? संजीवनी एप्लीकेशन। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। नोमैडिक एलिफेंट नामक युद्धाभ्यास किन देशों के बीच किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भारत और मंगोलिया के बीच। देखिए, युद्धाभ्यास से, वर्क एक्सरसाइज से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करीब 35-40 युद्धाभ्यास है जिसको याद रखने की जरूरत है। तो एक बार में याद करेंगे तो फिर थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होगी आपको। एक बार में इतना सारा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इंद्र ने भी, इंदिरा, कई सारे एक्सरसाइज है, तो इस तरह से कंफ्यूजन होता है। तो 2-2 करके हर एक सेट में डाल देंगे तो आपके लिए भी सुविधाजनक होगा और आराम से आपको अधिक समय तक याद भी रहेगा।
तो नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच। मंगोलिया एशिया महादेश का ही देश है। चीन से आप नॉर्थ में बढ़ेंगे तो मंगोलिया है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया में एक डेजर्ट भी है, आप जानते होंगे, गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल एशिया महादेश का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। वैसे पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। तो सहारा पूरे दुनिया का सबसे बड़ा, गोबी एशिया का सबसे बड़ा। तो मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। तो भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट नामक वो एक्सरसाइज किया जाता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच किया जाता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, भारत, अमेरिका और जापान के बीच। भारत, अमेरिका और जापान के बीच मालाबार युद्धाभ्यास किया जाता है। मालाबार युद्धाभ्यास का ये मत सोचिएगा आप लोग कि मालाबार, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है तो उससे कुछ एक्सरसाइज का जुड़ाव है, ऐसी कोई बात नहीं है। मालाबार केरल के तट को कहा जाता है, मालाबार तट। आपको हम तटरेखा पढ़ा चुके हैं, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा ज्योग्राफी वाला, तो उसमें तटरेखा के पूरा एक चैप्टर वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तटरेखा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मालाबार तट केरल के तट को कहा जाता है, और ये मत सोचिएगा कि इस युद्धाभ्यास का संबंध केरल के तट से है। मालाबार युद्धाभ्यास एक नाम दिया गया है, ये कहा किसके बीच किया जाता है? भारत, अमेरिका और जापान के बीच। अगला चलते हैं हम लोग, पूर्वोत्तर राज्यों में पहला राज्य कौन है जहां गाय के लिए अस्पताल खोला गया? तो ये असम। वैसे गाय के लिए अस्पताल भारत में कई जगहों पे खोला गया है, लेकिन पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट जिसमें 7 सिस्टर आते हैं, सिक्किम आता है, सिक्किम से लेकर पूरा 7 सिस्टर जो है ये पूरा मिला करके पहला राज्य बना है असम, जो गाय के लिए अलग से अस्पताल खोला है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर में कौन कौन आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता। नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो सिक्किम आएगा, लेकिन अगर आप बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट तो सिक्किम भी आ जाएगा, 8 स्टेट हो जाएगा। लेकिन अगर 7 सिस्टर की बात करेंगे तो उसमें 7 राज्य आएगा जिसमें सिक्किम नहीं आता। 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा यही शामिल है 7 सिस्टर में। तो 7 सिस्टर का पहला राज्य है असम, जहां गाय के लिए अस्पताल खोला गया। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो है आंसर होगा उत्तर प्रदेश। मछली पालन में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट अवार्ड प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु सीमा की घोषणा की गई है। यह आयु कितना है? तो यह है 15 वर्ष। इसका आंसर होगा 15 वर्ष। इससे पहले आईसीसी में क्रिकेट खेलने के लिए कोई विशेष आयु शामिल नहीं था। अब आईसीसी ने फिक्स कर दिया है कि 15 वर्ष से नीचे का कोई भी बच्चा आईसीसी का क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो ये सही भी है, ठीक है। अपना चूंकि अब मान लीजिए कि एक जीवन के विकास के लिए पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, और तो ठीक है 15 वर्ष के तक आदमी अपना पढ़ाई लिखाई करे और क्रिकेट भी खेले, प्रैक्टिस करे। 15 वर्ष के बाद उसको शामिल कर लिया जाएगा, सही है। देखिए एज फिक्स कर दिया गया, 15 वर्ष के नीचे के व्यक्ति आईसीसी का क्रिकेट नहीं खेलेगा। 15 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तो खेल सकता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी दी गई है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अयोध्या बिल्कुल होना भी चाहिए। अयोध्या स्पेशली पूरे दुनिया में अगर जाना जाता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए जाना जाता है। तो चूंकि जो भी वहां होगा, अगर वहां टूरिस्ट वगैरह आते हैं, इस नाम से अगर जाना जाएगा तो थोड़ा सा बेहतर होगा, टूरिज्म के लिए भी बेहतर होगा और प्रचार प्रसार के लिए भी बेहतर होगा। तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। 21 नवंबर 2020 को तुंगभद्रा पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? यहाँ पर तुंगभद्रा याद रखिएगा। तुंगभद्रा एक नदी है, तुंगभद्रा एक नदी है, उस नदी के नाम पर यह महोत्सव किया जाता है। तुंगभद्रा पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। मैं बता दूं कर्नाटक से एक नदी निकलती है तुंगभद्रा नदी, जो कृष्णा नदी में आके मिल जाती है। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा परियोजना भी है। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर बिजली पैदा किया जाता है, सिंचाई का काम किया जाता है। तो तुंगभद्रा नदी, एक नदी का नाम भी तुंगभद्रा है, जो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। तुंगभद्रा पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महोत्सव से 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। मैंने कल कहा था कि महोत्सव में ज्यादातर महोत्सव नॉर्थ ईस्ट के पूछे जाते हैं, कि नॉर्थ ईस्ट में जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, सिक्किम में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन पूरे देश का जितना महोत्सव है धीरे धीरे करके हर एक सेट में आपको आता जाएगा, आप इसे करते चलिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत नवंबर 2020 में किस राज्य ने किया है? तो राजस्थान। कल ही मैंने कहा था आप लोगों से कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर अगर आप भूल गए हैं कि भैया हमें ये योजना किस राज्य ने शुरू किया, तो अगर राज्य का नाम भूल गए हैं तो बिल्कुल आप राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम से अगर योजना पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा वो राज्य वही होगा जहां कांग्रेस की सरकार है।
बीजेपी की सरकार में तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से इन चीजों को शुरू किया जा रहा है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम से, जवाहरलाल नेहरू के नाम से अगर शुरू किया गया है तो समझ लीजिए कि राज्य कांग्रेस शासित होगा। तो अगर 4 ऑप्शन दिया है, आपको नहीं याद है तो आप आंख बंद करके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम से जो भी योजना है उसके लिए आप लगाइए वह राज्य का नाम आंसर में जहां कांग्रेस की सरकार है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कौन शुरू किया है? राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, ध्यान रखिएगा इसको। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन है? दिल्ली। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी की गई, उसमें एकमात्र शहर कौन शामिल हुआ? दिल्ली शामिल हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पंचवर्षीय योजना तैयार किया है नवंबर 2020 में। किस पक्षी के संरक्षण के लिए? किस पक्षी के संरक्षण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू किया है? तो गिद्ध के लिए। आप जानते हैं गिद्ध जो है गायब हो चुका है ना, गिद्ध जो है गायब हो चुका है। पूछा जाता है प्रश्न कई बार, गिद्ध कैसे गायब हो गए? एक डाइक्लोफेनिक नाम का एक रसायन था, एक वो जानवरों को दिया जाता था। जानवर के मरने के बाद उसके शरीर में जो वो रसायन बचा रह जाता था, डाइक्लोफेनिक रसायन बचा रह जाता था। जानवर के मरने के बाद गिद्ध उसे खाते थे, खाने के बाद उस रसायन, वो केमिकल गिद्ध के शरीर में चला जाता था, जिससे गिद्ध गायब हो गए। क्वेश्चन आया है कई बार, गिद्ध कैसे गायब हो गए? कौन से रसायन था, कौन से केमिकल के यूज के कारण गिद्ध गायब हो गए? तो डाइक्लोफेनिक आपको याद रखना पड़ेगा। तो गिद्ध गायब हो गए डाइक्लोफेनिक रसायन के कारण, जो जानवरों को दिया जाता था, जानवर को गिद्ध खाते थे, गिद्ध के शरीर में चला जाता था, जिससे गिद्ध धीरे धीरे मरने लगे, समाप्त हो गए। तो गिद्ध के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने नवंबर 2020 में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला चलिए क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो किया है मध्य प्रदेश ने। कल भी मध्य प्रदेश के 2 हम लोग पढ़ाए थे, चरण पादुका अभियान आपको याद होगा, पढ़ाया था मैंने। पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही चलाया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग पढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य के सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? उत्तर प्रदेश। देखिए सूर सरोवर झील तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे रामसर का दर्जा मिल गया तो आप याद रखना जरूरी होगा। रामसर साइट आप लोग सारा याद कर लीजिएगा, जितने भी रामसर साइट हैं भारत के वो सारे आप याद कर लीजिएगा। करीब 40 के आसपास हो गए हैं, तो सारे रामसर साइट आप लोकेशन के साथ याद कर लीजिएगा, किस राज्य में और कहां पर है। रामसर का मतलब है एक्चुअली ईरान में एक जगह है रामसर, जैसे भारत में है ना पटना, दिल्ली, आगरा, उसी प्रकार से ईरान में एक जगह है रामसर। वहीं पर 70 के दशक में आर्द्र भूमि, नम भूमि, दलदली भूमि के संरक्षण के लिए एक मीटिंग की गई थी। इस कारण से दुनिया में जितने भी आर्द्र भूमि है, नम भूमि है या फिर वेटलैंड्स हैं, उनका नाम रामसर लैंड रख दिया गया। यानी जहां पर हमेशा पानी जमा रहता है, दलदली जमीन है, उसे आर्द्र भूमि, नम भूमि, दलदली भूमि जो कह दीजिए आप, अंग्रेजी में उसको वेटलैंड्स कहते हैं। इसको रामसर लैंड भी कहा जाता है। वजह यही है रामसर में इनके संरक्षण के लिए क्या किया गया था, मीटिंग की गई थी, इसीलिए रामसर स्थल नाम पड़ गया इनका। तो रामसर स्थल जितने भी भारत के हैं, यानी आर्द्र भूमि जितने भी भारत के हैं, वेटलैंड्स जितने भी भारत के हैं, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि कौन सा कहाँ है। 4 दे देगा नाम इस तरफ और सब राज्य का नाम दे देगा, मिलाने के लिए दे देगा कि कौन सा है। तो सूर अभी पूछा भी था बिहार दरोगा में, देखिएगा बिहार दरोगा जो अभी इन्फोर्समेंट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा था सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, पूछा था कि सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, तो उसका आंसर था रेणुका। रेणुका भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है। तो आप लोग पूरा रामसर साइट याद कर लीजिएगा। तो इस बार इस क्वेश्चन में क्या है, सूर सरोवर रामसर झील को रामसर का दर्जा मिला है, ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, किस राज्य सरकार ने दाई महिलाओं के लिए सशक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक पुरस्कार की शुरुआत की है, लीलावती अवार्ड। इसका आंसर क्या होगा? लीलावती अवार्ड। लीलावती अवार्ड की शुरुआत दाई महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। जो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, दाई महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड की शुरुआत की है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नवंबर 2020 को हुए 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? रूस ने किया। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2020 में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? रूस ने की, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। सार्क देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? सार्क देश जो है, सार्क देश का मतलब, सार्क मतलब होता है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसमें कुल 8 देश हैं, 8 देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
भारत के यानी पड़ोसी देश हैं 8, भारत को मिलाते हुए ये सब हैं सार्क के मेंबर। सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था ढाका में। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। इसमें कुल 8 देश हैं। स्थापना 1985 में। कहाँ हुआ स्थापना? ढाका में। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। सब याद कर लीजिएगा आप लोग। इसका जो 40वां बैठक हुआ है सार्क सेंट्रल बैंक का, उसकी अध्यक्षता किसने की है? अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में जो है शक्तिकांत दास, उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये जारी किया 75 रुपए का। 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य कृषि संगठन के स्थापना दिवस जो था, उस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? याद रखिएगा, 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं लोग। आर्थिक समीक्षा 2019-20 को किसके निर्देशन में तैयार किया गया? आर्थिक समीक्षा 19-20 को किसके निर्देशन में तैयार किया गया भैया? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के नेतृत्व में आर्थिक समीक्षा को तैयार किया गया था। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। 2019-20 के दौरान कितनी बार जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार चला गया? एक साल के दौरान 2019-20 में एक साल के दौरान जीएसटी का कलेक्शन कितनी बार पार किया? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ कितनी बार हुआ? 5 बार। देखिए कितना कलेक्शन हुआ। 1 लाख करोड़ यानी 5 लाख करोड़। टोटल कितना हो गया? 5 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ 2019-20 के दौरान। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 74वां स्थान है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? 74वां। रैंक भी हम लोग हर एक सेट में 1-2 रैंक देते जाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि मान लीजिए कि सब मिला के 50 सूचकांक है और सब में रैंक याद करना है, तो एक बार में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा याद करने में। तो प्रत्येक सीरीज में हम 2-2 रैंक आपके लिए देते रहेंगे। तो 2 रैंक अभी याद कर लीजिए आप लोग। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंक 74वां है। कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बगल में दे दिया हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। WEF, आप जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हर साल होता है स्विट्जरलैंड के दावोस में। स्विट्जरलैंड में एक जगह है दावोस, वहीं पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर साल मीटिंग होती है। इसी के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है। भारत का रैंक 74वां दिया गया है। प्रथम स्थान पर स्वीडन है। प्रथम स्थान पर कौन है? स्वीडन है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 112वां स्थान है। इसको भी जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी याद रखिएगा, ये दोनों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? आइसलैंड। जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड प्रथम स्थान, सबसे बढ़िया स्थिति यहीं पर है, और 112वां स्थान भारत का है जेंडर गैप में। यह भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम पढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न इस सेशन का। वर्तमान में लोकसभा महासचिव कौन है? यह स्नेहलता श्रीवास्तव। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा महासचिव बनने वाली पहली महिला है, और वर्तमान में लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ही हैं, और ये पहली महिला है जो लोकसभा में महासचिव बनी है। तो 25 प्रश्न आपके लिए रहा। तो कैसा लगा पूरा प्रश्न आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और वीडियो को अधिकतम शेयर कर दें, ताकि अधिकांश लोगों तक ये फायदा पहुंचे। और अगर वीडियो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि अधिकतम जितना भी वीडियो हम बनाएं वो सब आप तक नोटिफिकेशन ग्रुप में आपको पहुंचता रहे और अधिकतम फायदा आप इसका उठाते रहें। थैंक यू बच्चों। गॉड ब्लेस यू। आशीर्वाद। गुड नाइट।